I, Lotus Anand, welcome you to Lotus Study Point. Today we are going to discuss one of the most important chapters of physics, that is electrostatics, which is the first chapter of physics of class 12th. आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने जा रहे हैं, जो कि फिजिक्स का क्लास 12th का पहला चैप्टर है। देखिए, फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। आप जितना ज्यादा इमेजिन करेंगे उतना अच्छा समझ में आएगा, उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतना अधिक से अधिक आपको समझ में आएगा। क्लास 11 तक में हम लोगों ने जो पढ़ा, जो हम लोग देख रहे थे वही चीज पढ़ रहे थे, जैसे एसएचएम होते हुए देख रहे थे और बहुत कुछ जो हम लोग प्रैक्टिकली करके देख रहे थे वही चीज पढ़ रहे थे। लेकिन क्लास 12th में हम लोग ऐसा चीज पढ़ने के लिए जा रहे हैं जिसको कि हम लोग देखे ही नहीं है। क्लास 12th का 80% सिलेबस जो है चार्ज के ऊपर आधारित है और चार्ज को हम लोग देखे ही नहीं है। तो हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को बस इमेजिन करना होगा। तो जितना ज्यादा इमेजिन कीजिएगा उतना अधिक से अधिक समझ में आएगा। देखिए, क्लास 12th का जो सिलेबस है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स और रे ऑप्टिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स और रे ऑप्टिक्स के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज बेसिकली द स्टडी ऑफ चार्ज। हम लोग चार्ज के बारे में, आवेश के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखिए, नाम से ये क्लियर है कि इलेक्ट्रो मींस चार्ज, एंड स्टैटिक्स मींस एट रेस्ट, मतलब चार्जेस एट रेस्ट। हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, चार्जेस एट रेस्ट। इसके जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तभी हम लोग उसको जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। दूसरा है मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जब चार्जेस मोशन में है, ठीक है, वो मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो हम लोग उसको मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। और तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब चार्जेस एक्सेलरेट कर जाए, ठीक है। तो जब चार्ज रेस्ट में रहे तो हम लोग उसको जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। जब चार्ज जो है मूव करे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, उसको हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में। और जब चार्ज एक्सेलरेट हो जाए, इधर उधर भागने लगे, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब चार्जेस रेस्ट में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, उसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। जब चार्जेस रेस्ट में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ठीक है, उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। जब चार्जेस मोशन में है तो उसके वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, उसको बी से डिनोट करते हैं। जब चार्ज रेस्ट में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। जब मूव कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब कब बनाएगा, कहां बनाएगा, क्यों बनाएगा, वो हम लोग मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बारे में बात करेंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दोनों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक फील्ड। तो जब दोनों को मिला देंगे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को, तो हम लोग पढ़ेंगे उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ठीक है। अब देखिए कि ये तीनों पार्ट्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेटिज्म में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक चीज कॉमन आया, वो क्या है, चार्ज। यहां भी चार्ज आया, यहां भी चार्ज आया, यहां भी चार्ज आया, ठीक है। तो चार्ज पे ही ये टोटली आधारित है। अगर हम लोग चार्ज को क्लियरली समझ जाएंगे
तो लगभग 80% सिलेबस जो है 12th का वो समझिए कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं चार्ज को। चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज, इसको हिंदी में आवेश कहते हैं। देखिए हिंदी टर्म्स इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि अगर कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो देख रहे हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, वो भी समझे क्लियरली, और इंग्लिश मीडियम तो खैर समझ ही रहे होंगे। देखते हैं चार्ज क्या होता है। चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टिकल by virtue of which the particle exhibits electric and magnetic behavior। देखिए चार्ज इज that property of a particle, charge is that property of a particle by virtue of which the particle exhibits electric and magnetic behavior। देखिए चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द पार्टिकल एग्जिबिट्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बिहेवियर। तो इसका मतलब क्या कि चार्ज जो है वो पार्टिकल का एक प्रॉपर्टी है, जिसके कारण क्या वो पार्टिकल जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाता है। जैसे देखिए अस्थिर है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, यानी मैग्नेटिक बिहेवियर कुछ दिखाएगा। तो ये बात हम लोग समझ गए कि चार्ज क्या है, वो एक प्रॉपर्टी है पार्टिकल का। ठीक है, एक और डिफिनेशन है जो कि बड़ा कॉमन डिफिनेशन रहता है कि चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which is responsible for all types of electrical phenomenon, or we can say the phenomena related to electricity। इसका मतलब हिंदी में इसको कर सकते हैं कि आवेश जो है पदार्थ का वह गुण है जो कि हर तरह के विद्युत संबंधी घटनाओं के लिए जिम्मेवार होता है। मतलब कि जितने भी तरह का इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स होते हैं उसके लिए चार्ज ही जिम्मेदार होता है, चार्ज की वजह से ही होते हैं। ठीक है, वो तो चलिए कॉमन डिफिनेशन था, लेकिन ये स्टैंडर्ड डिफिनेशन है। अगर बोर्ड में आए ये क्वेश्चन तो आप लोग जो है स्टैंडर्ड डिफिनेशन लिखेंगे, इससे क्या होगा कि मार्किंग भी अच्छा होगा। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड डिफिनेशन है। तो हम लोग देखते हैं कि चार्ज का यूनिट क्या है। चार्ज का यूनिट होता है कूलम। ठीक है, इसको कूलम से नोट करते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज होता है कूलम। इसको जो है C से डिनोट करते हैं, कूलम इसको C से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यूनिट क्या होता है चार्ज का, वो कूलम, उसको डिनोट करते हैं C से। और ये भी हम लोग जान लेते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज रहता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। ठीक है, तो इतना बात हम लोगों ने देखा। हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ चार्जेस पे हम लोग ध्यान देते हैं कि टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या होता है। देखिए टाइप्स ऑफ चार्जेस देखते हैं हम लोग। चार्ज को अच्छे से समझना, अगर चार्ज को हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे तो लगभग सिलेबस जो है वो समझिए कंप्लीट हो गया, और आगे जो है समझने में बहुत आसानी होगा। बिल्कुल आसानी से हम लोग पूरा 12th को समझते चले जाएंगे एक सिस्टमेटिक वे से। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस। टाइप्स ऑफ चार्जेस हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने एटम्स पढ़ा है, इसका हम लोग के पास आइडिया है एटम्स क्या होता है। ये तो बहुत कॉमन बात है, बच्चे से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं एटम्स क्या होता है। तो एटम्स में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन मतलब नो चार्ज यानी न्यूट्रल। तो हम लोग जान रहे हैं कि दो तरह का चार्ज बेसिकली होता है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। तो हम लोग देखते हैं, पहला हो गया नेगेटिव चार्ज, दैट इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। दूसरा हो गया पॉजिटिव चार्ज यानी चार्ज ऑन एन
प्रोटॉन। ठीक है, बेसिकली यही दो टाइप का चार्ज होता है, यही दो टाइप का ही होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्जेस में दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जो है, इससे एक क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में, जो है एक क्वेश्चन इससे आता है, इसलिए इसको अच्छे से समझेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में देखिए, पहला प्रॉपर्टी क्या हम लोग देखेंगे कि हम लोग ये बात जान रहे हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव, ये दोनों क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। ये दोनों रिपल्सन करेंगे, और पॉजिटिव निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव ये लोग क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। रिपल्सन को हिंदी में बोलते हैं विकर्षण, और अट्रैक्शन को आकर्षण बोलते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव ये दोनों आपस में रिपल्सन करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव ये सब आपस में अट्रैक्शन करेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि लाइक चार्जेस, देखिए यहाँ पर दोनों सेम है, तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस प्लस माइनस, यानी अनलाइक एंड लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। हम लोग क्या कर सकते हैं कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, सॉरी, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस attract each other and unlike charges attract each other. Okay, हम लोगों ने क्या देखा, like charges repel each other and unlike charges attract each other। मतलब like charges जो है प्लस प्लस माइनस माइनस ये सब आपस में रिपल्सन करेंगे, और प्लस माइनस माइनस प्लस ये जो है अट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, अब हम लोग जो है दूसरा प्रॉपर्टी को देखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज ये दूसरा प्रॉपर्टी है। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक सिस्टम है, इसमें Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है। एक सिस्टम में Q1 Q2 Q3 चार्ज है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसका स्टेटमेंट से कि अकॉर्डिंग टू एडिटिविटी ऑफ चार्ज द चार्जेस ऑफ ए सिस्टम कैन बी एडेड बाय यूजिंग सिंपल रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का सिंपल रूल क्या है, प्लस और माइनस। आप लोग कहेंगे कि मल्टीप्लीकेशन भी है, डिवीजन भी है, ये सब कहां चले गया। तो मल्टीप्लिकेशन क्या है, बार बार अगर हम कोई चीज को एडिंग कर रहे हैं, बार बार अगर हम एडिंग करते जा रहे हैं, तो वही तो हो गया मल्टीप्लिकेशन। और डिवीजन क्या है, बार बार अगर हम कोई चीज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वही तो हो गया डिवीजन। ठीक है, तो बेसिक जो है मैथ का ये प्लस और माइनस, इसी पे पूरा मैथ आधारित है। ठीक है, तो प्लस और माइनस ये दोनों बेसिक लॉ है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि चार्ज जो है according to additivity of charge charges of a system can be added by using simple laws of mathematics। इसको अगर रूल्स कर दे तो अच्छा रहेगा, सिंपल रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक, हम लोगों ने क्या देखा, अकॉर्डिंग टू एडिटिविटी ऑफ चार्जेस ऑफ ए सिस्टम कैन बी एडेड बाय यूजिंग सिंपल रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, तो हम लोग क्या कहेंगे, टोटल चार्ज इसमें कितना है। टोटल चार्ज हम लोग कह सकते हैं कि
हम लोग क्या कहेंगे कि इसमें टोटल चार्ज कितना है। अगर ये सिस्टम है, इसमें Q1 Q2 Q3 चार्ज है, तो टोटल चार्ज मान लीजिए Q से इसको हम डिनोट किए टोटल चार्ज को, टोटल चार्ज कितना हो गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये हो गया टोटल चार्ज। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके ऊपर वाले पॉकेट में 5 चॉकलेट है, फुल पैंट के राइट साइड वाले पॉकेट में 5 चॉकलेट है, लेफ्ट साइड वाले पैकेट में 5 चॉकलेट है, पीछे वाले पैकेट में 5 चॉकलेट है। तो अगर आपसे पूछे कि आपके पास टोटल चॉकलेट्स कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे कि 20 चॉकलेट्स हैं। कैसे कैसे बताया आपने? तो ये 5 चॉकलेट्स जो शर्ट वाले पॉकेट में था, 5 चॉकलेट्स, उसका फिर और राइट साइड वाले 5 चॉकलेट्स को ऐड कर दिए, फिर 5 सबको, यानी ओवरऑल हम लोग क्या समझते हैं कि सबको ऐड कर दिए। ठीक है, सबको ऐड कर दिया और हम लोग बता दिए टोटल चॉकलेट्स 20 चॉकलेट्स है। तो उसी तरह यहां पर भी करेंगे, यहां पर Q1 Q2 Q3 है, इसको ऐड कर दिया हम। अगर मान लीजिए हम एक सिस्टम लिए, उसमें जो है बहुत सारे चार्ज है, बहुत सारे चार्ज है, हम लोग को नहीं पता कितना चार्ज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू n चार्जेस है, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 अप टू Qn चार्जेस है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 अप टू Qn। ठीक है, ये हम लोग समझ गए एडिटिविटी ऑफ चार्ज हम लोग समझ गए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं संरक्षण, यानी बचाव करना। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण। तो इसका पहले हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं, इसका स्टेटमेंट क्या है। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्जेस ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, ओके, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्जेस ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, दैट इज the charges can neither be created nor be destroyed, only it can be transferred from one body to another. Okay, तो इसको पहले लिख लेते हैं। According to conservation of charge, according to conservation of charge, charges of an isolated system, charges of an isolated system can neither be created nor be destroyed, only it can be transferred, from one body to another। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्जेस ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। हिंदी में क्या कहेंगे कि चार्ज के संरक्षण नियम के अनुसार कि आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज है वो ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, बस उसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में स्थानांतरित किया जा सकता है, यानी ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक वर्ड आया आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम ये क्या है? देखिए अभी तो कोरोना वायरस पूरा चल रहा है, तो आइसोलेशन का मतलब सब कोई समझ रहे होंगे कि आइसोलेशन क्या होता है। हर जगह बात होता है कि उसको आइसोलेशन में रखे, क्वारंटीन में रखे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ आइसोलेशन का कि वो आदमी जो है एक स्पेशल जगह पे वो बंद है। ठीक है, या एक स्पेशल रूम कर लीजिए या कोई ऐसा जगह कर लीजिए जहां पर कि ना ही कोई बाहर का आदमी उससे मिल सकता है, ना ही वो किसी बाहर के आदमी से मिल सकता है, यानी वो आइसोलेटेड हो गया है पूरा एकदम, बिल्कुल वो किसी से नहीं मिल सकता है, बाहरी दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं। ठीक है, तो यहां पर आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब वही हुआ कि ऐसा सिस्टम जिसके कि बाहरी दुनिया से उसका कोई कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग मान लीजिए एक सिस्टम है, ठीक है, ये एक सिस्टम है,
मान लीजिए इसमें जो है 1 कूलम चार्ज है, इसमें 2 कूलम चार्ज है, इसमें 3 कूलम चार्ज है, ठीक है। हम इसमें चार्ज लिए और ये आइसोलेटेड सिस्टम है। इसका मतलब क्या, ना ही कोई चार्ज बाहर से अंदर जा सकता है और ना ही कोई चार्ज जो है अंदर से बाहर आ सकता है। तो इसमें जितना चार्ज अंदर में है उतना ही रहेगा और जो बाहर में है वो तो बाहर में रहेगा ही, लेकिन वो अंदर ट्रांसफर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब देखिए, अब हम लोग क्या किए कि इसको जो है चार्ज को उलट पुलट कर दिए, इसका चार्ज उसको दे दिए, उसका कुछ चार्ज इसको दे दिए, इधर उधर कुछ भी करके हम लोग जो है ऐसा किए कि यहां पर जो है 2 कूलम चार्ज बचा, ठीक है। यहां पर जो है 3 कूलम चार्ज बचा। बताइए इसमें कितना कूलम होगा। देखिए पहले 1 कूलम था, 2 कूलम था, 3 कूलम था और ये आइसोलेटेड सिस्टम है। इसका मतलब कोई चार्ज बाहर से अंदर नहीं आ सकता है, ना ही अंदर से बाहर आ सकता है। अब हम लोग जो है अंदर में ही सिर्फ ट्रांसफर कर दिए एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे, थोड़ा चार्ज इसको दे दिए, थोड़ा चार्ज इसको दे दिए, इधर उधर करके हम लोग जो है कुछ तो ऐसा किए। उसके बाद हम लोग के पास जो है इस बॉडी में 2 कूलम चार्ज बचा, इसमें 3 कूलम बचा। बताइए इसमें कितना बचेगा। तो देखिए इसको सिंपल प्रोसेस से निकालेंगे कि पहला टोटल चार्ज कितना था, पहले इनिशियल चार्ज टोटल कितना था, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, यानी 6 कूलम था टोटल 6 कूलम चार्ज था। अब हम लोग क्या किए कि 2 कूलम कुछ भी इधर उधर कर दिए, तो दो इस पे 2 कूलम आ गया, इस पे 3 कूलम आ गया, यानी 5 कूलम चार्ज आ चुका है। माइनस कर देंगे, कितना बचा, 1 कूलम, तो इसके ऊपर 1 कूलम चार्ज होगा, ठीक है। ये बात हम लोग समझ गए, ठीक है। तो वही तो कह रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वही कह रहा है कि हम ना ही चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक हमको लगता है कि बात क्लियर हो गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एकदम पूरी तरह से क्लियर हो गया। हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसको हिंदी में कहते हैं चार्ज का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलिए ये तो क्लियर हो गया, इसको मिटा देते हैं हम। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, फोर्थ प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का क्वांटीकरण। इससे हम लोग क्या समझते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कि 2 बॉडी है, ठीक है, 2 बॉडी है, दोनों न्यूट्रल बॉडी है, दोनों न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। अब न्यूट्रल बॉडी है, इसका मतलब ये नहीं कहिएगा कि इसमें जो है चार्ज नहीं है, ऐसा नहीं होता है। चार्ज हर एक बॉडी में चार्ज होता है, ठीक है। हम लोग ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एटॉम जो पढ़ते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ही वो बना हुआ होता है। तो कोई भी चीज अगर हम लेंगे तो उसमें एटॉम्स होगा ही, एटॉम्स होगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा ही, इसका मतलब चार्ज होगा ही। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वो उसमें चार्ज नहीं है। बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों बराबर है। जब पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों बराबर होता है तो वो किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो हम लोग न्यूट्रल बॉडी, 2 बॉडी न्यूट्रल लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसमें बराबर है। अब देखिए इससे जो है हम लोग 10 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हम लोग जो है ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन्स हम मान लीजिए बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हम बॉडी ए से बॉडी बी में हम लोग ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। तो क्या हुआ, जब दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर था और हम इससे जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिए, इसमें ट्रांसफर कर दिए, तो इसमें क्या हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन्स का जगह खाली हो गया। अब 10 इलेक्ट्रॉन्स का जगह खाली हुआ तो 10 प्रोटॉन्स जो है वो जो है 10 प्रोटॉन्स जो है हावी हो गया, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन्स का जगह खाली हुआ तो 10 प्रोटॉन्स का जगह जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स का जगह खाली हुआ तो 10 प्रोटॉन्स जो है वो हावी हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे अब कि इसमें जो है +10 ई चार्ज है, ठीक है, +10 ई, यानी जिससे हम चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हम लोग पॉजिटिव साइन देंगे।
देखिए यहाँ पर एक बात से क्लियर होता है, अगर हम यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए तो यहाँ पर जो है 10 प्रोटॉन्स जो है वो हावी हो गया, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज 10 प्रोटॉन्स इसमें अधिक हो गया, ये हम कर सकते हैं। और इसमें जो है क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स अधिक आ गया, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स इसमें अधिक हो गया, तो -10 ही इसमें चार्ज आ गया, ठीक है। चार्ज हम लोग क्या करते हैं, कोई भी बॉडी को चार्ज करना यानी क्या करना कि उसमें हम अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स का संख्या में कुछ कमी कर दें, ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स का संख्या में कुछ कमी कर दें तो उसको चार्ज करना हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, प्रोटॉन क्यों नहीं किए, तो प्रोटॉन ट्रांसफरेबल नहीं होता है, प्रोटॉन्स जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो जो है न्यूक्लियस में रहता है, एटॉम्स का न्यूक्लियस जो नाभिक होता है उसमें वो प्रोटॉन्स रहता है, ठीक है, तो उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, उसको ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो ये बात हम लोग समझ गए कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को निकाले हैं इससे हम 10 इलेक्ट्रॉन्स को निकाले तो यहाँ पर चार्ज हो गया +10 ही, इसमें हम 10 इलेक्ट्रॉन्स अधिक डाल दिए हैं इधर से, तो ये हो गया -10 ही, ठीक है। हम लोग कितना भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3, 4। तो हम लोग अगर आपको कहेंगे कि 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कीजिए तो क्या ये संभव है, कहेंगे 4.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कीजिए तो ये संभव है, नहीं है। तो हम लोग कितना कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू n नंबर तक कर सकते हैं। ये हो गया टोटल चार्ज, Q इक्वल टू टोटल चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू n तक, यही हो गया फॉर्मूला, Q बराबर n इंटू E। तो ये चीज हम लोग देख लीजिए, ये क्लियर हुआ कि दो बॉडी है A और B, ठीक है, दोनों न्यूट्रल है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों का बराबर है, कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है। अगर हम इस बॉडी से जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स यहां ट्रांसफर कर दिए तो यहां क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स का जगह खाली हो गया, ठीक है, तो यहां पर हो गया +10 ही, और इसमें क्या हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन्स अधिक आ गया, तो इसमें क्या हुआ -10 ही, ठीक है। और हम कैसे ट्रांसफर करेंगे, 1e 2e 3e 4e 5e अप टू ne, Q बराबर ne। ये फॉर्मूला हम लोग का निकल गया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और इससे जो है बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी बनेगा, और ये फॉर्मूला आगे बहुत यूज आएगा, ठीक है। इट इज द वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं, ये अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड एज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। हम लोग क्या कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, according to quantization of charge can be quantized, charge can be quantized as the integral multiple of smallest unit of charge, that is charge on an इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक। देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड एज द इंटीग्रल मल्टीपल, दिस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इंटीग्रल मल्टीपल दैट इज n एंड E, ठीक है। तो ये हम लोग का बात क्लियर हो गया कि हम लोग जो है टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, n इंटू E, n shows the number of electrons and E the charge on an electron। चलिए यहां तक बात हम लोग का क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं, हम लोग जो है साथ में पूरा न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हुए जाएंगे। इससे क्या होगा कि बाद में लोड नहीं पड़ेगा, और अभी जो है ना, अभी अगर हम लोग जिस टॉपिक को पढ़े हैं, अगर इस पे हम लोग 2 4 5 न्यूमेरिकल्स अगर कर लेते हैं
तो क्या होगा, बड़ा आसानी होगा उसको समझने में, न्यूमेरिकल्स को अभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और हम लोग जो है आसान से लेके हार्ड चलेंगे, ठीक है। अभी जो है कुछ कुछ आसान से न्यूमेरिकल बताएंगे ताकि जो है इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो है कि वो तो समझ ही जाएंगे और हिंदी मीडियम के बच्चे भी जो है कुछ समझ सके, ठीक है। चलिए पहला न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं पहला न्यूमेरिकल कि हाउ मेनी इलेक्ट्रिक चार्जेस फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रिक चार्जेस फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी क्या हमको पूछ रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रिक चार्जेस। देखिए ये फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं Q इक्वल टू N इंटू E। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी N हमको पूछ रहा है, ठीक है। हाउ मेनी यानी नंबर पूछ रहा है हमको, N पूछ रहा है। हाउ मेनी इलेक्ट्रिक चार्जेस फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी Q दिया हुआ है, Q दैट इज 1 कूलम, Q दिया हुआ है 1 कूलम, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन हम लोग जान रहे हैं इस पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। हम लोग को N पूछ रहा है, तो ये हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग जो है आसानी से निकाल सकते हैं। हम लोग जान रहे हैं Q बराबर N इंटू E और वी कैन से N इक्वल टू Q बाय E। तो हम लोग क्या करेंगे, Q कितना है 1 कूलम और E कितना है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 0.625 इंटू 10 टू दी पावर 19 कूलम इंटू 10 टू दी पावर 19 कूलम, ठीक है। ये n निकल गया, कैसे आया 1 बाय 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 है। अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर प्लस हो जाएगा इंटू 10 टू दी पावर 19 हो जाएगा। 1 बाय 1.6 ये हो जाएगा 0.625, ठीक है, इंटू 10 टू दी पावर 19 कूलम, सॉरी नंबर ऑफ चार्जेस है, ठीक है। नंबर ऑफ चार्जेस हमको n निकल गया, n इक्वल टू 0.625 इंटू 10 टू दी पावर 19 दैट इज नंबर ऑफ चार्जेस। इतना चार्ज जो है मिलके 1 कूलम चार्ज बनाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि हाउ मेनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर देयर इन ए कप ऑफ टी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हाउ मेनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर देयर इन ए कप ऑफ टी। एक कप ऑफ टी में जो है कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हो सकते हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए एक कप में जो है 250 ग्राम टी है, ठीक है, चाय 250 ग्राम है, ठीक। हम लोग कर सकते हैं कि मान लीजिए चाय नहीं, हम लोग पानी ले लेते हैं, ठीक है ना। एक कप ऑफ वाटर में मान लीजिए एक कप वाटर जो है 250 ग्राम है, तो वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ वाटर इक्वल टू 250 ग्राम, ठीक है। हम लोग 300 ग्राम भी लेके बना सकते हैं, 200 ग्राम भी लेके बना सकते हैं, लेकिन 250 ग्राम यहां पर लेते हैं हम लोग। चलिए वेट ऑफ वाटर इक्वल टू 250 ग्राम, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं, वाटर क्या है H2O, वाटर क्या है H2O, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट हम लोग क्या कहेंगे, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट हम लोग जानते हैं, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। देखिए हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 1 क्या हाइड्रोजन है 2 है, 1 × 2 इक्वल टू 2 और ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 2 + 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर इक्वल टू 18 ग्राम। अब देखिए कि हम लोग जो है 18 ग्राम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। ये हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग क्लास 11 में पढ़े हैं, एवोगाड्रो नंबर से हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं 11 से ही पढ़े हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। अब देखिए ये हुआ 18 ग्राम का। 18 ग्राम में जो है
6.023 इंटू 10⁻23 है, ठीक है। अगर 18 ग्राम में इतना मॉलिक्यूल्स है तो 1 ग्राम में कितना होगा, तुम लोग कर सकते हैं 1 ग्राम में कितना होगा 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। अगर 18 ग्राम में इतना मॉलिक्यूल्स है तो 1 ग्राम में कितना होगा डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गया। तो 250 ग्राम में कितना होगा, 250 ग्राम में इंटू 250, ठीक। चलिए हम लोग इसको लिखते हैं ऊपर। देखिए एक 18 ग्राम में इतना मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो 1 ग्राम में कितना होगा, तुम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 250 ग्राम ऑफ वाटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 250। यहां तक बात सबको क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि H2O का जो मॉलिक्यूल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कैसे निकालेंगे। देखिए अक्सर बच्चा जो है यहीं पर फंस जाता है और समझ में नहीं आने लगता, और एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो वहां पर वो फंस जाता है। तो देखिए इसको बहुत बारीकी से समझेंगे, एकदम क्लियर कर समझेंगे इसको, ठीक है, ताकि हम लोग को आगे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। H2O देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 1, तो इसका मतलब क्या, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है। तो नंबर ऑफ कोई भी देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कब इक्वल होते हैं, जब वो एलिमेंट न्यूट्रल हो। न्यूट्रल यानी क्या, जब उसमें वो किसी तरह का चार्ज वाला बिहेवियर जो है नहीं दिखाए तो उसको हम लोग न्यूट्रल कहेंगे। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर होगा, हम लोग क्वांटाइजेशन में पढ़ रहे थे कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल हो जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो न्यूट्रल है। तो अगर ये न्यूट्रल है तो क्या होगा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, और एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर एटॉमिक नंबर 1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 1 होगा, और ये न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 1 ही होगा, 1। कितने हाइड्रोजन है 2, तो देयर आर 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 हाइड्रोजन्स। दोनों हाइड्रोजन में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब आते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है भाई 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि इसमें जो है 8 गो प्रोटॉन है और 8 गो इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि ये न्यूट्रल है तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्रोटॉन है। तो ये क्या हो जाएगा 2 + 8 = 10। तो H2O में जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। देखिए एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज नोन एज एटॉमिक नंबर। और अगर न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होगा, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गया। चलिए इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 250, ठीक। इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहां तक सबको बात क्लियर हुई। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए 10 इंटू 6.023 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 10⁻23। पावर को अलग कर लिए तो क्या हो जाएगा 8.365 इंटू 10⁻23। दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए n हम लोग का निकल गया 8.365 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं Q = n इंटू E। Q बराबर n इंटू E अभी हम लोग पढ़े थे कुछ देर पहले क्वांटाइजेशन में। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, n = क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज 8.365 इंटू 10⁻23। इसको लिखेंगे 8.365 इंटू 10⁻23 and what is E, that is charge on an electron 1.6 into 10⁻⁻19, ठीक है। अब ये हम लोग का यहां तक आ गया, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे 8.36, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है,
8.365 into 1.6 into 10 to the power 23 into 10 to the power minus 19, तो हम लोग का ये आ जाएगा 1.338 into 10 to the power 7 कूलम। क्यों हम लोग का आ जाएगा 1.338 into 10 to the power 7 कूलम। इसका मतलब क्या कि इतना उसमें चार्ज है, इतना उसमें चार्ज है, और हम शुरू में ही बोले थे कि ये जो है ना न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो इसका मतलब क्या, जितना भी इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है। अब मान लीजिए ये जो है इतना चार्ज है, यानी इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो आगे माइनस लगा देंगे, अगर प्रोटॉन्स लेंगे तो प्लस लगा देंगे, तो ये प्लस माइनस 1.338 into 10 to the power 7 कूलम, ये हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द चार्ज ऑन ए बॉडी इफ 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या, कैलकुलेट द चार्ज ऑन ए बॉडी, कैलकुलेट द चार्ज ऑन ए बॉडी इफ 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, अगर 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स हम उससे रिमूव करें तो उसके ऊपर कितना चार्ज होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन ए बॉडी इफ 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट। ठीक है, हम लोग को n दिया हुआ है, n यानी कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुआ, n कितना दिया हुआ 1 मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया 10 to the power 6, 1 मिलियन हो गया 10 to the power 6। ओके, और जो है हम लोग E जान रहे हैं क्या होता है 1.6 into 10 to the power minus 19, और हम लोग ये भी जान रहे थे कि फॉर्मूला Q इक्वल टू n into E, n हम लोग का है 10 to the power 6 into E है 1.6 into 10 to the power minus 19, तो हम लोग क्या करेंगे 1.6 into 10 to the power कर दी 1.6 into 10 to the power, देखिए 6 है यहाँ पर, प्लस 6 है, माइनस 19 है, अगर बेस 7 है तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, 6 माइनस 19 दैट इज माइनस 13, तो ये हम लोग के पास आ गया चार्ज Q इक्वल टू प्लस माइनस 1.6 into 10 to the power minus 13 कूलम। ठीक है, ये क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख पा रहे हैं क्या है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन ए बॉडी इफ 2 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू इट, इफ 2 बिलियन, सॉरी यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव होगा, अगर ये चार्ज हम लोग निकाले हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, हम चार्ज कैलकुलेट करके बता रहे थे, ये इतना चार्ज इससे निकाला गया, अगर 1 मिलियन चार्ज कोई बॉडी से हम निकालेंगे तो उसमें जो है इतना चार्ज, उसके ऊपर इतना चार्ज हो जाएगा प्लस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कैलकुलेट द चार्ज ऑन ए बॉडी इफ 2 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू इट। ठीक है, अब जो है तुम सेम प्रोसेस पे चलना है, 2 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू इट। ठीक है, 2 बिलियन, 1 बिलियन बराबर कितना होता है 10 to the power 9। ठीक है, n इक्वल टू दिया हुआ है 2 बिलियन, 2 बिलियन दिया हुआ है, इक्वल टू हो जाएगा 2 into 10 to the power 9, और जो है इलेक्ट्रॉन हम लोग जान रहे हैं 1.6 into 10 to the power minus 19, तो हम लोग पढ़े थे Q बराबर n into E, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 2 into 10 to the power 9 into 1.6 into 10 to the power minus 19। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 into 1.6 into 10 to the power 9 into 10 to the power minus 19। देखिए जो पावर वाला है ना उसको अलग कर लिया, और जो मल्टीप्लिकेशन सिंपली करना है उसको अलग कर दिया, इससे क्या होगा न्यूमेरिकल थोड़ा सा आसानी हो जाएगा कैलकुलेट करने में। तो 1.6 into 2 इक्वल टू 3.2 into 10 to the power minus 10 कूलम। इससे क्या हुआ है कि हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किए हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस साइन लग जाएगा। ये बात क्लियर होगी सबको, तो हम लोग जो है, चलिए ये सब तो थोड़ा आसान सब न्यूमेरिकल था, अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में कुछ हार्ड सब न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे और तरह तरह का न्यूमेरिकल देखेंगे। आप लोग हमारे इस चैनल को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखिए बहुत मेहनत लगता है सब बनाने में। ठीक है ना, तो इसको जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए सबके साथ। ठीक है, थैंक यू।